अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 28 मार्च है आज, और ठीक एक महीने पहले 28 फरवरी की वो सुबह थी जब इजराइल ने तेहरान पर हमला कर इस जंग की शुरुआत की थी, जिसके साथ अमेरिका भी था। 1 महीना हो चुका है इस जंग को, लेकिन इस 1 महीने के बाद भी ईरान अब भी लड़ाई लड़ रहा है। जंग खत्म नहीं हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में ये जंग निपट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ईरान पलटवार करता जा रहा है। अब अगर आप ध्यान से याद करें तो जब 28 फरवरी की सुबह तेहरान में करीब 9 साढ़े 9 बजे इजराइल ने बमबारी की थी एक ऐसी बिल्डिंग पर जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर, ईरान की टॉप लीडरशिप एक ही छत के नीचे थी। 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जैसे ही आयतुल्ला खामेनी की मौत की खबर आई, उसके बाद ये हुआ कि अब ईरान का क्या, बिना लीडरशिप के ईरान कैसे चलेगा, अब इस जंग में क्या होगा, अब तो ये जंग खत्म। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये रिपीट कर चुके हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप को वो ख़त्म कर चुके हैं, सेकंड लीडरशिप को भी ख़त्म कर चुके हैं, थर्ड को भी ख़त्म कर चुके हैं, और अब कोई नया नेता बनने को वहाँ का तैयार ही नहीं है। फिर भी 1 महीने से ईरान जंग लड़ा है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, ऐसे तमाम लोगों को भी एक एक कर, वहाँ के जो खुफिया मंत्री हैं उनको भी मार दिया गया। IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के तो कमांडर, चीफ कमांडर, उससे नीचे की पूरी लीडरशिप को ही ख़त्म कर दिया गया। तो एक एक करके ईरान के सारे टॉप लीडरशिप, वहाँ की आर्मी के लोग मारे गए। फिर भी 1 महीना हो चुका है और अब भी ईरान जंग लड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? किसकी लीडरशिप में ईरान इस वक्त जंग लड़ रहा है? कौन लोग हैं जो ईरानी आर्मी और उसको चला रहे हैं? क्योंकि 1, 2, 3, 4 सभी लीडरशिप खत्म है। और आयतुल्ला खामेनी के बाद 9 मार्च को ईरान का, जिन्हें दूसरा उनके बाद उनके बेटे सुप्रीम लीडर उनको बनाया गया, आयतुल्ला मुस्तफा, 28 फरवरी से लेकर आज तक 1 महीना हो गया, मुस्तफा को किसी ने किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं देखा। 2 ही बयान आए इस दौरान। एक, आयतुल्ला मुस्तफा जब सुप्रीम लीडर बने कि ईरान हमले जारी रखेगा, अमेरिका से बात नहीं करेगा। दूसरा भी ईद के मौके पर बयान आया, लेकिन ये दोनों बयान रिटन स्टेटमेंट था, न ऑडियो था न वीडियो। तो इसलिए अभी भी ये बात हो रही है कि क्या आयतुल्ला खामेनी के बेटे जो दूसरे सुप्रीम लीडर बने हैं, आयतुल्ला मुस्तफा, वो भी इस हमले में मारे गए, घायल हुए, क्या है सच्चाई पता नहीं, क्योंकि वो सामने नहीं आए। तो सवाल है कि जो सुप्रीम लीडर बने वो भी सीन में नहीं है। टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ईरानी मिलिट्री के ज़्यादातर बड़े बड़े जो जनरल कमांडर मारे जा चुके हैं। फिर भी ईरान टिका हुआ है। क्यों? क्या वजह है ऐसी जिसकी वजह से ईरान टिका हुआ है? तो इसको समझने के लिए ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि ईरान क्यों अब तक जंग में टिका है और आगे भी टिका रह सकता है। बस यूँ समझ लीजिए कि ईरान में एक साथ एक वक्त में एक नहीं बल्कि 88 सुप्रीम लीडर हो सकता है। आप अगर एक को मारेंगे तो 79 बचेंगे, दूसरे को मारेंगे 78 बचेंगे, मतलब 88 से 87, 86, क्योंकि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। इसीलिए ईरान में अगर वहाँ की टॉप लीडरशिप को आप ख़त्म भी कर देते हैं तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि कोई रहे न रहे, जंग जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। क्यों? 1979 में जब शाही परिवार का खात्मा हुआ, ईरान से रज़ा पहलवी की कुर्सी गई और आयतुल्ला खुमैनी जब पहले वहाँ के सुप्रीम लीडर बने, तब ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी तब्दीली की गई। ईरान को एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया गया और फिर वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक नया बनाया गया और वही आज तक चला आ रहा है। अब वो क्या है? ईरान में जो पूरा चुनाव होता है और कैसे लीडरशिप तैयार की जाती है और कैसे ईरान आज भी जंग लड़ रहा है, एक वहाँ पे होता है जिसमें ईरान में कुल मिलाकर जो चुनाव होते हैं उसमें 2 ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें ईरानी अवाम या जनता सीधे हिस्सा लेती है। 2 चुनाव। पहला चुनाव है वहाँ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ये मान लें कि जो धर्मगुरु हैं या मौलवी हैं शिया समुदाय से, उनको चुनना होता है। और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में कुल 88 सीट्स होती है, 88। ईरान की जनता ईरान के 88 मौलवियों को या धर्मगुरुओं को वोट देके चुनती है और ये जो
88 लोग होते हैं, 88। इनके चुनाव में लड़ने या खड़े होने का एक पैमाना होता है, और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे खड़े हो गए, बल्कि एक और काउंसिल होती है जो पहले ये देखती है कि जो 88 लोग असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए चुनाव में उतरने जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या है, इनको दीन धर्म की कितनी समझ है, ये उन सारी शर्तों को पूरी करते हैं कि नहीं, इनका कोई ऐसा कैरेक्टर या फिर ऐसी चीज़ तो नहीं है जो समाज के लिए धर्म के हिसाब से गलत है। तो बड़ी सख्ती से इनकी जांच की जाती है। इसके बाद फिर ईरान की जनता 88 धर्मगुरुओं का चुनाव करती है, 88। अब जब ये 88 धर्मगुरुओं का चुनाव हो जाता है तो ये वहाँ की एक समझिए कि सबसे पावरफुल बॉडी हो गई, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इन्हीं 88 लोगों में से किसी एक को सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, इन्हीं 88 में से। तो जनता 88 को चुनकर भेजती है, लेकिन अब सुप्रीम लीडर कौन बनेगा ये जनता तय नहीं करेगी, ये इन्हीं 88 में से बाकी के 87 तय करेंगे कि उनके बीच में से सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। 1979 में जब खुमैनी बने थे, उसके बाद 1989 में जब उनकी मौत हुई और फिर आयतुल्लाह खामनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया, तब उस वक्त कुछ शर्तें थी जो वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। उनमें एक था कि आयतुल्लाह होना ज़रूरी है, आयतुल्लाह एक खिताब है, आयतुल्लाह का मतलब आपको धर्म की ज्ञान, धर्म की जानकारी उस लेवल तक, उसकी पढ़ाई उस लेवल तक हो ताकि आप उसके लिए चुने जा सकें। लेकिन खामनी तब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के भी मेंबर नहीं थे। तब ईरानी संविधान और कानून में बदलाव किया गया, क्योंकि वो खुमैनी के बड़े करीबी थे। ईरान इराक वॉर के दौरान उन्होंने बहुत काम किया। जो ईरान की फोर्स, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं कि उसको बनाने, उसको बड़ा करने में खामनी का ही हाथ था। तो इसीलिए ऐसे शख्स को अगला सुप्रीम लीडर बनाने के लिए कानून और संविधान में बदलाव किया गया, और तब जाकर उन्हें आयतुल्लाह का खिताब मिला और फिर वो दूसरे सुप्रीम लीडर बने। तो इन्हीं 88 जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, 88 सदस्यों को जनता चुनती है वोट देकर, और उनमें से एक बनता है सुप्रीम लीडर। अब सुप्रीम लीडर बन गए और 88 लोग चुने गए। अब इसके आगे क्या है, ईरान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, अब इन्हीं 88 लोगों में से और ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बाद एक और काउंसिल बनाई जाती है, उसका नाम है गार्जियन काउंसिल। कहते हैं कि ईरान में ये सबसे पावरफुल काउंसिल है। इसमें कुल 12 मेंबर होते हैं, 12। 6 मेंबर इसके लिए जाते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से, जो 88 चुनकर आए, उनमें से 6 बने जाएंगे गार्जियन काउंसिल में, और 6 ईरान के चीफ जस्टिस जो है वो 6 जजों को अपॉइंट करेंगे। तो गार्जियन काउंसिल में 6 धर्मगुरु होते हैं और 6 जज होते हैं, इनको मिलाकर 12। अब ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट और इनका रोल बहुत बड़ा है? जो गार्जियन काउंसिल के 12 मेंबर हैं, 6 जैसा आपको बताया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में से आते हैं, जो 88 चुनकर आते हैं। जो 88 चुनकर आते हैं 88, उनका जो कार्यकाल होता है वो 8 साल का होता है। यानी ईरान में हर 8 साल में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी 88 धर्मगुरु मौलाना का चुनाव होता है, संविधान में लिखा है। हालांकि आखिरी बार शायद अभी 2016 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो 8 साल का कार्यकाल होता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का, और इनमें से एक सुप्रीम लीडर बनता है। लेकिन सुप्रीम लीडर का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। जैसे पहले जब थे खुमैनी, तो उनकी चूँकि मौत हो गई थी, इसलिए वो कुर्सी खाली हुई। उसके बाद जब खामनी आए तो 89 से लेके भी 2026, मतलब कितने साल हो गए, लगभग आप मान कर चलिए कि 37-38 साल से वो थे। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर्स के लिए तो टेन्योर है, कार्यकाल 8 साल, चुनाव होगा। लेकिन एक बार सुप्रीम लीडर बन जाने के बाद कोई टेन्योर नहीं है, वो जब तक रह सकते हैं। तो उन्हीं में से अब दूसरा गार्जियन काउंसिल, 12 मेंबर, 6 उसमें से ले गए, 6 जजेस हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ईरान में चुनाव होना है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव है, सरकार चला दी है। तो अब ईरान में जो पार्लियामेंट है उसको वहाँ मजलिस कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, पार्लियामेंट। तो लोकसभा का चुनाव होता है। ईरान में जो चुनाव होता है ईरान की सरकार बनाने के लिए, वो मजलिस, और 290 सीटें, 290 सीटों का चुनाव होता है, और जो बहुमत से जीतता है उस पार्टी का वहाँ प्रेसिडेंट बनता है। वहाँ प्रेसिडेंट का वैसे ही काम है जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का काम है, लेकिन वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। तो अब
290 सीट्स जो मजलिस की है वहाँ के लोकसभा की, मान लीजिए, उसका चुनाव होगा। वो चुनाव जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 सीट के लिए चुनाव जनता करती है मौलानाओं को या मौलवियों को चुनकर, लेकिन गार्जियन काउंसिल का चुनाव जनता नहीं करती। गार्जियन काउंसिल का चुनाव, उसमें कौन होगा, 6 मेंबर, सुप्रीम लीडर की उसमें मर्जी शामिल होती है। और जो जज वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, वो 6 जजेस किसको अपॉइंट करेंगे, इसमें भी सुप्रीम लीडर की ही मर्जी होती है। मतलब कुल मिलाकर मोस्ट पावरफुल पर्सन जो ईरान में है, सुप्रीम लीडर। अब इन दोनों का हो गया, अब ईरान में चुनाव कराना है, सरकार बनानी है। तो अब सरकार बनाने के लिए 290 सीटों पर चुनाव होता है। इस चुनाव में सीधे जनता वोट डालती है, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ना सबसे टेढ़ी खीर है। इसलिए कानून है वहाँ के 18 साल से ऊपर का कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा ये खुद कैंडिडेट तय नहीं करता, या उसकी पार्टी भी तय नहीं कर सकती। सपोज अपने यहाँ जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, जिसको टिकट मिला वो चुनाव लड़ता है, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ की जो अगर पार्टियाँ हैं और किसी उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दे दिया और कहा तुम मजलिस यानी वहाँ के लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ो, तो खाली वहाँ पर्चा भर देने से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पर्चा भरने के बाद वो चुनाव लड़ने लायक है या नहीं, ये तय करती है गार्जियन काउंसिल, जो 12 मेंबर की पूरी काउंसिल होती है। 6 इसमें धर्मगुरु होते हैं और 6 इसमें जुडिशरी के लोग होते हैं, जजेस। तो जब ईरानी मजलिस के लिए चुनाव होगा तो जितने भी उम्मीदवार होंगे उनकी पूरी कुंडली इन गार्जियन काउंसिल के 12 लोगों के पास आएगी। वो एक एक कैंडिडेट का बायोडाटा देखेंगे। जो धर्मगुरु हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स से आए हैं 6, वो ये देखेंगे कि ये शिया है, धर्म का पालन ठीक से करता है, इसने कभी कोई अधार्मिक काम तो नहीं किया, इसका पूरा जो कैरेक्टर है वो साफ सुथरा है। वो एक एक बारीकी से देखेंगे कि ये आदमी परफेक्ट है और ईरान की संविधान के हिसाब से और ईरानी शिया धर्म के हिसाब से उसके दामन पर कोई दाग नहीं है। तो एक बार क्लीन चिट मिल गई धर्मगुरु की तरफ से तो भी चुनाव लड़ने की गारंटी नहीं है। अब जो 6 जजेस हैं वो अब उसका कुंडली खंगालेंगे कि इस शख्स ने कभी कोई गलत काम तो नहीं किया, इसने कोई रेप तो नहीं किया, इसने कोई मर्डर तो नहीं किया, इसने किसी की ज़मीन जायदाद पैसे तो नहीं हड़पे, मतलब उसका दामन साफ है कि नहीं। तो एक तरफ उसकी धार्मिक सारी चीज़ें, अच्छाइयाँ, और दूसरी तरफ उसकी सामाजिक कि क्राइम कुछ इन्वॉल्व तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें जब देखने के बाद ये गार्जियन काउंसिल, 6 धर्मगुरु और 6 जजेस जब पाते हैं कि ये आदमी ठीक है, चुनाव लड़ सकता है, तब वो उसके टिकट को ओके करते हैं, तब वो जाता है मैदान में और तब वो चुनाव लड़ता है। और अगर इन दोनों में से किसी को भी लगता है, जजेस या धर्मगुरु के 12 मेंबर्स को, कि नहीं इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसने कोई क्राइम कर रखा है, इसका धार्मिक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो कैंसिल कर देंगे। उसकी जगह पर फिर नया कैंडिडेट की पर्ची आएगी, फिर लगेगा हाँ वो शरीफ है, ठीक है, तो अप्रूवल मिलेगा। नहीं, जब तक पर्चियाँ आती रहेंगी। इसके बाद अब चुनाव, हालांकि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अपने देश में भी देखिए तो चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, एक बड़ी तादाद हमारे यहाँ क्रिमिनल बैकग्राउंड लोगों की है जो पहुँच जाते हैं लोकसभा और विधानसभा में, तो कम से कम वहाँ एक चेक एंड बैलेंस है। तो खैर, अब गार्जियन काउंसिल ने ओके कर दिया, इसके बाद चुनाव हुआ। अब 290 सीटों के लिए चुनाव हुआ, 290 उम्मीदवार जीत कर आ गए मजलिस में, यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट में। अब इसके बाद उनमें से जो मेजोरिटी की पार्टी है, जिनके पास मेजोरिटी कैंडिडेट है, वो अपना एक प्रेसिडेंट चुनेगा। अब प्रेसिडेंट का भी चुनाव हो गया। अब प्रेसिडेंट का जब चुनाव हो गया तो अब उस प्रेसिडेंट का काम ये है कि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी से लेकर बाकी ईरान के अंदर डे टू डे जो सरकारी वर्क है वो वहाँ की मजलिस और वहाँ के प्रेसिडेंट देखेंगे डे टू डे। लेकिन असल में ईरान में मोस्ट पावरफुल पर्सन वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में चुनकर आने वाले उन 88 मौलानाओं में से जो सुप्रीम लीडर बनता है, सुप्रीम कमांड उसी के हाथ में होता है। ईरान के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, ये किसी भी वहाँ के आर्म्ड फोर्स के चीफ नहीं होते, वहाँ के कमांडर इन चीफ नहीं हो सकते। वहाँ की जो आर्मी है उसका कमांडर इन चीफ एक ही शख्स होता है और वो है सुप्रीम लीडर, जो आयतुल्लाह खामेनी थे। तो प्रेसिडेंट तो चुन लिए गए, मजलिस के लोग भी चुन लिए गए, लेकिन ये डे टू डे काम करेंगे
कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पुलिसिंग ठीक है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी विदेशों के साथ जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो रिश्ते होते हैं, उन पर अमल करना। लेकिन विदेश नीति में भी आखिरी मर्जी सुप्रीम लीडर की। अगर वहाँ की पार्लियामेंट या मजलिस ने को कानून पास कर दिया तो उस कानून पे आखिरी मुहर लगाएंगे सुप्रीम लीडर। अगर उन्हें लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है, वो उसको बदल सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ नए कानून की ज़रूरत है, वो फरमान जारी कर सकते हैं। तो जितने भी हैं, कहने को वहाँ पार्लियामेंट में बिल पास होगा, कहने को वहाँ प्रेसिडेंट है चुन कर आए हैं, लेकिन असल में हर चीज़ में, विदेश नीति से लेकर घरेलू सारी पॉलिटिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब सुप्रीम लीडर तय करते हैं। तो सुप्रीम लीडर ही ईरान की ताकत है। अब 88 अगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, 88, और इन्हीं 88 में से ही कोई नया सुप्रीम लीडर बनेगा, ये वहाँ का है, क्योंकि 88 को जनता ने चुना और 8 साल में चुनाव होना है। तो अब मान लीजिए जो भी हुआ, खामनेई की मौत, तो अब 88 में से 87 बचे। इन 87 में से कोई भी वहाँ का सुप्रीम लीडर बनने का दावेदार है। अब जैसे बना दिया गया 9 मार्च को खामनेई के बेटे आयतुल्ला मुस्तफा, अब मान लीजिए उन्हें कुछ हो जाता है तो अभी 86 आयतुल्ला वहाँ और बचे हुए। उनमें से किसी को बनाते हैं, फिर इजराइल अमेरिका मार देता तो 85 बचे हुए। तो करते करते ये पूरा सिस्टम ऐसा है। और इन्हीं में से 3 एक और अलग लोगों की कमेटी होती है, जिसमें वहाँ के जुडिशियल होते हैं, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के फोर्स के होते हैं, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो इमरजेंसी में अगर सुप्रीम लीडर बीमार हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो वो करेंगे। लेकिन हाँ, वो जो भी फैसला लेंगे, उस फैसले पे मुहर लगाने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के बाकी मौलानाओं की सहमति या मर्जी ज़रूरी है, तो उनके पास जाएंगे। वो अगर 60 उसमें से तैयार हो गए तो वो जो भी कर सकते हैं, 3 सदस्यीय मेंबर, उनके पास पावर आ जाता है। लेकिन फिर भी वो पावर के लिए बाकी इनके पास ही जाते हैं। तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वहाँ की मोस्ट पावरफुल, और उससे भी फिर बड़ी हो गई आपकी जो गार्जियन कमेटी 12 मेंबर की, क्योंकि वही तकदीर तय करती है। तो यही वजह है कि टॉप लीडरशिप के ख़त्म होने के बावजूद 1 महीने से 28 मार्च से आज 28 फरवरी से आज 28 मार्च है, ईरान लगातार डटा हुआ है और जंग जारी है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा प्राइम मिनिस्टर को आप हटा दीजिए और सुप्रीम लीडर को सीधे ईरानी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसके कमांडर इन चीफ भी सुप्रीम लीडर होते हैं। और इसको बनाने वाले भी वैसे खामनेई ही थे, उन्हीं के टाइम में ये सब कुछ हुआ था। तो ईरान की इसके अलावा सिर्फ रिवोल्यूशनरी गार्ड वहाँ की नहीं है, इसके अलावा ईरान में अपनी उनकी एक सेना है जिसे ईरान की सेना कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ थल सेना, नौसेना, वायुसेना, ये सारी भी हैं। और इन सब के जो बॉस होते हैं वो सुप्रीम लीडर है, ना वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ना वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है, सभी इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो यही वजह है कि सुप्रीम लीडर अगर नहीं भी हैं, और ये जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, सारे धर्मगुरु, ये एक तरह से ईरान के हर फैसले में इनकी दखल शामिल है। और इसीलिए बिना टॉप लीडरशिप के, बड़े बड़े ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ के मारे जाने के बावजूद ईरान इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से अब भी इस मैदान में डटा हुआ है और लगातार लड़ाई लड़ रहा है। तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दुनिया के किसी भी देश का नाम लीजिए और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है तो बस याद कीजिए, अफ़गानिस्तान हो, इससे पहले इराक हो, सीरिया हो, अभी हाल की बात कर लीजिए ना, इंडिया पाकिस्तान, जब दोनों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दूसरे पर ड्रोन से और बाकी चीज़ों से हमला हो रहा था, तब यही डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो अब तक शायद 19-20 बार बोल चुके हैं कि ये जंग हमने रुकवाई, सीज़ फायर हमने रुकवाई। बार बार भारत ये कह रहा है कि इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ने पहल की, उनके DGM जो भी हैं उन्होंने कहा, उसके बाद वो गिर रहा है, हमने जंग रोक दी। लेकिन ट्रंप साहब लगातार 19-20 बार से कंटिन्यू कहे जा रहे हैं कि हमने रोका, हमने ट्रेड की धमकी दी, तब ये दोनों देश मान गए और ये जंग रुक गई। क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोई गड़बड़ हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपने सोचा हमेशा अमेरिका वहाँ क्यों कूद जाता है? चाहे सीरिया हो, ईरान, इराक, इससे पहले लेबनान, मिडिल ईस्ट के देश, अफ्रीका के देश, वेनेजुएला, कोई भी
दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो रहा हो, वहाँ अमेरिका अपनी दादागिरी करने के लिए चला आता है। कभी आपने इसकी वजह सोची है? जैसे होता है ना, बचपन में हम लोग स्कूल कॉलेज में देखा करते थे, दो गुट में लड़ाई हो गई, कोई तीसरा दबंग आता था और वो दादागिरी करके फिर अपने हिसाब से फैसला सुनाता था। या फिर जो क्रिमिनल गैंगस्टर होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो वही काम तो अमेरिका कर रहा है भाई, जिससे तुम्हारी सरहद तक नहीं लगती, बॉर्डर तक नहीं लगती, हज़ारों मील दूर वो देश है, वहाँ उन दो देशों के बीच में कुछ हो रहा है और आप बीच में कूद जाते हो, मतलब हर जगह। तो आखिर इस अमेरिकी दादागिरी की वजह क्या है? और ईरान और इजराइल के बीच जो अब चल रहा है, तो इसमें भी अमेरिकी दादागिरी की वजह क्या है? तो सिर्फ एक वजह है। वो एक वजह जिससे अमेरिका दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाता है, वो एक वजह जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर है, और वो एक वजह जिस दिन ख़त्म हो गई, अमेरिका घुटनों पर आ जाएगा, दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। और वो एक वजह है अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी करेंसी। वो अमेरिकी करेंसी जिससे पूरी दुनिया में 96% ट्रेड या बिजनेस या व्यापार होता है, जिसके लिए लेन देन के लिए डॉलर का इस्तेमाल करती है। हम भी दुनिया के बाकी देशों से कुछ भी खरीदते हैं, कोई भी देश, तो करेंसी की जो मान्यता है वो ज़्यादातर 96% डॉलर में ही व्यापार होता है। तो हर देश डॉलर अपने पास रिजर्व करके रखता है। जिस देश के पास डॉलर रिजर्व नहीं है, उस देश को कहते हैं कि या तो कंगाल है या कि कर्जदार है। तो जिस दिन इस डॉलर का रुतबा ख़त्म हो गया और इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर कोई और करेंसी आ गई, अमेरिका गया, फिर दादागिरी ख़त्म। लेकिन क्या ये हो सकता है? आज की कहानी कई ऐसी चीज़ों के साथ समेट कर लाया हूँ कि इसको आप समझेंगे तो फिर सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अभी 2024 की बात है, ब्रिक्स की एक समिट हुई थी। ब्रिक्स के जो देश शामिल हैं उनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान और कुछ को इनवाइट किया गया था, जिसमें यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। तो इसी ब्रिक्स समिट में 2024 में, जिसके मेंबर रशिया भी है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक करेंसी को प्रपोज किया था, ब्रिक्स करेंसी। यानी इस ब्रिक्स से जुड़े हुए जितने देश हैं इन सब की एक करेंसी होगी। ये जो करेंसी आप देख रहे हैं ये वही है जो एक प्रपोज किया था पुतिन साहब ने। और ब्रिक्स के मेंबर के अलावा बहुत सारे और देश ने भी कहा था कि ठीक है, हम भी इसको मानेंगे। अब इस करेंसी का मतलब क्या था? इस करेंसी का मतलब ये है कि दुनिया के ये जो ब्रिक्स के मेंबर हैं और बाकी देश इनके साथ जुड़ेंगे, उनके व्यापार का लेन देन ब्रिक्स की करेंसी में होगा, न कि डॉलर में। तो डॉलर का रुतबा तो वैसे ही खत्म होगा। फिर धीरे धीरे क्या पता दुनिया के बाकी देश भी ब्रिक्स की करेंसी को अपना लें। अब इसमें इंडिया भी था, लेकिन ये ऑफर करके कि इस करेंसी को हम चालू करेंगे, एक तरह से ब्रिक्स के देशों ने अमेरिका से पंगा भी लिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि जो भी ब्रिक्स की करेंसी लाने और डॉलर को मात देने की कोशिश करेगा उसके ऊपर वो 150% टैरिफ लगा देंगे। आजकल टैरिफ का चल रहा है, मतलब टैक्स। अब ब्रिक्स की इस करेंसी, किसी भी दुनिया की जो करेंसी होती है उसको कंपेयर करते हैं दूसरे करेंसी से। जैसे हम लोग करते हैं ना कि $1 इंडियन करेंसी में कितना हुआ, आजकल जैसे 86 रुपीज़ है पर डॉलर, हमारा वैल्यू काफ़ी गिरा हुआ है। तो ब्रिक्स की करेंसी आएगी तो उसको भी कंपेयर किया जाएगा डॉलर से। तो तय हुआ कि नहीं, डॉलर से नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे? तो ये हुआ कि 40% गोल्ड के वैल्यू से करेंगे इन ब्रिक्स के देशों, और इसके साथ जो मेंबर जुड़ेंगे उन देशों के पास गोल्ड कितना रिजर्व है, तब सोना कितना है, और बाकी 60% उन देशों की करेंसी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से जोड़ेंगे। तो 40% गोल्ड और 60% उन देशों की जो ब्रिक्स के सारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी करेंसी के वैल्यू के हिसाब से ब्रिक्स की वैल्यू तय की जाएगी। अब इसके लिए ज़रूरी है कि फिर तो गोल्ड हो। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अचानक 2017 के बाद से ही इंडिया गोल्ड को रिजर्व करने के पीछे पड़ गया। सोने का भंडार, अभी लास्ट ईयर 2024 में इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 2 पे था जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदा, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर इसी तरीके से गोल्ड इंडिया, रशिया, चाइना, ये सब ब्रिक्स के मेंबर हैं, जमा करते गए तो 40% तो गोल्ड के हिसाब से ही वैल्यू हो जाएगी आपकी करेंसी की, 60% देश की अपनी इकोनॉमी और उनके हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से। तो डॉलर को मात देने के लिए फिर काफ़ी हो जाएगा। और यहीं अमेरिका के कान खड़े हो गए कि ये देश गोल्ड को क्यों इतना जमा कर रहे हैं। अगर इस वक्त गोल्ड के आप वर्ल्ड के देखें किन किन देशों में सबसे ज़्यादा, अगर टॉप
8 कंट्री देखें जिनके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है। पहले नंबर पे है अमेरिका, इसके पास 8133 8133 टन सोना है। जर्मनी के पास 335 3035 टन। तीसरे नंबर पर इटली है 2451 3351 है जर्मनी का, और इटली नंबर 3 पर है 2451 टन। चौथे नंबर पर फ्रांस 2436। पाँचवें नंबर पर रशिया है 2335 टन। फिर छठे नंबर पर चाइना है 2264 टन। सातवें नंबर पर जापान है 842 टन, और आठवें नंबर पर हम हैं इंडिया 840 टन 840 टन गोल्ड हमारे पास है। तो अब अगर इसमें आप चाइना, रशिया, इंडिया इन सबको मिला लें तो गोल्ड के ठीक ठाक जो रिजर्व है वो हो जाएगा। अब इस गोल्ड से फिर क्या लेना देना, डॉलर को क्या खतरा है और इस ब्रिक्स की करेंसी से क्या खतरा है। तो यह एक दूसरी चीज़ भी है। 11 जुलाई 2022 को इंडिया ने ऐलान किया था, इंडिया ने करीब 150 टन गोल्ड सोना जमा कर रखा है और चांदी भी। तो जब 150 टन गोल्ड जमा कर लिया और चांदी भी, और फिर लीबियन गोल्ड दीनार लॉन्च करने जा रहा है, डॉलर से ट्रेड नहीं होगा तो डॉलर का रुतबा कम होगा, अमेरिका की दादागिरी कम होगी, उस इलाके में रुतबा कम होगा। अमेरिका को मौका चाहिए था। अमेरिका ने कर्नल गद्दाफी पर ह्यूमन राइट वायलेशन बाकी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाया, और उसके बाद लीबिया में कर्नल गद्दाफी का सत्ता पलट गया। आज लीबिया बुरे हाल से जी रहा है। क्यों? क्योंकि लीबिया ने सीधे सीधे अमेरिकी डॉलर को चैलेंज कर दिया था कि हम अपनी करेंसी लाएंगे, उसी में ट्रेड होगा, डॉलर में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल उससे पहले का, इराक, सद्दाम हुसैन के ऊपर ये था कि वहाँ पर मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, केमिकल वेपन है, ये सारी चीज़ें अमेरिका बार बार इल्ज़ाम लगाता रहा, कई टीमें गई, आज तक कोई हथियार इस तरह के मास डिस्ट्रक्शन वेपन इराक से नहीं मिले। लेकिन फिर भी इराक पर हमला हुआ, सद्दाम हुसैन को ढूंढा गया, फिर अमेरिका की निगरानी में वहाँ कोर्ट बैठाई गई फर्जी टाइप, और फिर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन वेपन रखने का इल्ज़ाम जो था वो एक झूठ सा इल्ज़ाम था। कहानी असल में वहाँ भी वही थी। जब सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया गया और सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, उससे ठीक पहले 24 सितंबर जब ये सब कुछ हुआ और हमला किया वहाँ भी नाटो ने, उससे 3 महीने पहले की बात है जब इराक पर हमला हुआ था। 24 सितंबर 2000, 24 सितंबर 2000 की बात है। सद्दाम हुसैन ने एक अपनी सरकारी मीटिंग बुलाई कैबिनेट की, और उस मीटिंग में ये फैसला किया कि अब वो अपने तेल को डॉलर में नहीं बेचेगा बल्कि यूरो में बेचेगा, यूरोपियन करेंसी जो थी। अब डॉलर से कोई लेन देन नहीं होगा। जितने हैं अमेरिकन बैंक में डॉलर रिजर्व थे इराक के, उन सब डॉलर को उसने निकाल कर सद्दाम हुसैन ने कन्वर्ट कर दिया था यूरो में, और गोल्ड का भी स्टॉक था। तब ये हुआ कि डॉलर से ट्रेड नहीं होगा, यूरो से होगा। डॉलर का बैकआउट, डॉलर का रुतबा फिर खतरे में, अमेरिका फिर तिलमिलाया। अब क्या करे? तो एक बहाना कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, केमिकल वेपन है, लोगों के ऊपर वहाँ जुल्म हो रहा है, तानाशाही है। नाटो फोर्स के ज़रिए इराक पर हमला हुआ और उसके बाद सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। आज इराक बदहाल है, गरीबी चरम पर है। सेम एक तीसरा कंट्री था वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक चुनाव हुआ और उसमें जो अमेरिकी समर्थक था वो हार गया। अमेरिका चाहता था उसी को, जो नया चुना गया उन लोगों की पसंद का। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधे सीधे बैन लगा दी कि इस वेनेजुएला से कोई भी ट्रेड नहीं होगा और ये डॉलर का यूज़ नहीं कर सकता। अब वेनेजुएला की करेंसी रद्दी का वो बन गया, भूखमरी आ गई, कंगाली आ गई, क्योंकि कोई भी उससे ट्रेड नहीं कर रहा, कोई भी डॉलर वो यूज़ नहीं कर सकता, उसके डॉलर पे पाबंदी भी लगा दी गई सब। अब उसकी अपनी करेंसी से बेचारा दुनिया के देश से क्या खरीदेगा? दुनिया के देश से कुछ खरीदने के लिए डॉलर ही 96% ट्रेड में यूज़ होता है। वेनेजुएला की करेंसी कौन लेगा? इंडिया भी नहीं लेगा। तो जब वेनेजुएला फिर अमेरिका की पसंद की सारी चीज़ें हुई, ये सैंक्शन हटा। कि ये वैल्यू थी कि जो मिडिल ईस्ट के देश थे वहाँ इंडियन रुपीस चलता था। मतलब हमारे जो रुपए थे वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं चलते थे, बल्कि इंडियन करेंसी गल्फ में भी चले करते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी अपने यहाँ, तो ये मिडिल ईस्ट के देश भी अंग्रेज़ों के ही अंडर थे सब। तो फिर हमें आज़ादी मिली 47 में आज़ादी मिलने के बाद मिडिल ईस्ट के ये देश भी आज़ाद हुए। लेकिन आज़ादी के बावजूद तब भी उन्होंने अपनी करेंसी नहीं बनाई, बल्कि वो इंडियन रुपीस को ही अपनी करेंसी मानते थे। ओमान, यूएई पूरा, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब जगहों पर इंडियन रुपीस चलते थे।
आज़ाद हुए हम 47 से लेकर 60 तक इंडियन करेंसी चल रहे थे। मतलब ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सोचिए, इन देशों में हमारा भारतीय रुपया चलता था, तो उस वक्त रुपए के क्या वैल्यू था। अब अगर ब्रिक्स की करेंसी अपनी लात आ जाती है तो फर्क क्या पड़ेगा अमेरिका के डॉलर का। ब्रिक्स के जो देश हैं वो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है 37% जीडीपी सिर्फ इन ब्रिक्स के कंट्रीज के आते हैं, चाहे ब्राज़ील हो, रशिया हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, ईरान हो, या फिर यूएई, इजिप्ट या इथोपिया जैसे मेंबर जो इसमें बुलाए गए थे। 37% जीडीपी इन सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के हैं, बाकी के 63% पूरी दुनिया के हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है 45% आबादी इन्हीं ब्रिक्स के देशों में आती है। अब उसमें से इंडिया और चाइना वैसे ही है जो 1/3 आबादी ले जाती है। तो ब्रिक्स का फिर दबदबा कितना होगा, इंडियन रुपीज से ट्रेड करने से डॉलर का क्या होगा। अब यही गोल्ड जमा करना, ब्रिक्स की करेंसी में साथ देना और इंडिया का ये ऐलान कि इंडियन करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, अमेरिका इससे तिलमिलाया हुआ है और इंडिया के लिए एक खतरा है। अब कैसे, इसके लिए 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं। कर्नल गद्दाफी आपको याद होंगे, लीबिया 2011 में नाटो फोर्सेस ने लीबिया पर हमला किया, कर्नल गद्दाफी मारे गए और फिर उसके बाद से आज तक लीबिया एक अच्छा खासा जो देश जहाँ ठीक ठाक पैसे थे, कंगाली और गरीबी में अब जी रहा। लीबिया पर हमला करके नाटो देश ने इसलिए कर्नल गद्दाफी को सत्ता से हटाया, ये कहा गया मानवाधिकार का उल्लंघन, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, बहुत सारी चीज़ें इल्ज़ाम लगाए गए। सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि कर्नल गद्दाफी ने वही काम किया था जो अब ब्रिक्स और अभी इंडिया ने किया कि हम इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे। कर्नल गद्दाफी ने एक अपना गोल्ड दीनार लाने का ऐलान कर दिया था, लीबियन गोल्ड दीनार, और इस लीबियन गोल्ड दीनार को वो अपने दोस्त कंट्री के साथ ट्रेड में इस्तेमाल करना चाहता था डॉलर की जगह पर। अब उस वक्त कर्नल गद्दाफी जो है वो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और उसमें नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, अंगोला ये सब साथी थे। तो ये हुआ कि अब डॉलर से कुछ नहीं, हम तेल वेल खरीदेंगे बेचेंगे, अब सिर्फ एक नया हम करेंसी ला रहे हैं और उस करेंसी का नाम होगा लीबियन गोल्डन दीनार। अब इसका लाने का मतलब था कि ये सारा तेल, ये वो सारा खेल, डॉलर का रुतबा कब। जैसे ये बात अमेरिका को पता चली और फिर ये पता चला कि अब हम इंडिया जो है ट्रेड करेगी दुनिया के देशों से इंडियन करेंसी में करेगी, यानी रुपीज़ में। अभी तक हम डॉलर में करते हैं और बहुत सारे देश इसके लिए तैयार हो गए। कई देशों ने तो अपने देश के बैंक के ब्रांच इंडिया में भी खोल दिए। तो अब अगर इंडिया ये कह रही है कि हम ट्रेड करेंगे इंडियन करेंसी में, तो सीधे सीधे डॉलर को चैलेंज दिया कि भाई हम डॉलर से नहीं करेंगे, तो अमेरिका तो तिलमिलाएगा ही। अब डॉलर में ट्रेड करने में बड़ा नुकसान भी होता है। आप मान लीजिए अगर रशिया से ही कुछ ले रहे हैं, ईरान से तेल ले रहे हैं, तो अब जितने का तेल है डॉलर के हिसाब से देंगे तो डॉलर का एक्सचेंज रेट भी देंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा पड़ता है। जैसे हम ही लोग अगर किसी को यूएस पैसा भेजना होता है, 86 रुपये का डॉलर है, तो हम जब बैंक से उसको ख़रीद कर भेजते हैं तो 1 रुपया वो ख़रीदने और 1 रुपया बेचने का लग जाता है अलग, तो हमें 86 का 88 पड़ जाता है, तो महंगा है। इंडियन करेंसी में होगा तो एक्सचेंज रेट बच गया, कोई मतलब नहीं, हमारे बहुत पैसे बचेंगे, करोड़ों अरबों रुपए। अब इंडिया और ब्रिक्स अगर अपनी करेंसी लाती है तो फिर ये डॉलर और इसमें अमेरिका और बाकी चीज़ों का क्या मतलब, जो मैं आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया ने जो अभी 2022 में कहा कि हम अपनी करेंसी से ट्रेड करेंगे और ब्रिक्स अपनी करेंसी लाना चाहता है, डॉलर की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहता है, ये हवा में नहीं है। पता नहीं आप में से कितनों को पता है नहीं, एक वक्त था जब इंडियन करेंसी, तो ये सारी गुंडागर्दी चलती आई। अब सवाल ये है कि जब ब्रिक्स ने ऐलान कर दिया हम ब्रिक्स करेंसी लाएंगे, इंडिया ने 2022 में कह दिया कि हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे, तो अमेरिका को तो तिल मिलाना है। अगर गलती से आ गया तो सोचिए डॉलर और पेट्रो डॉलर, जो पेट्रोल कच्चा तेल खरीदने के लिए है, उसका हाल क्या होगा। और एक बार डॉलर गिर गया तो अमेरिका का क्या हाल होगा। फिर क्या अमेरिका इस तरह की गुंडागर्दी करेगा, अमेरिका की दादागिरी चलेगी, अमेरिका जिस देश में घुस कर जो मनमानी करता है वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि ब्रिक्स एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को जो अपनी रुपीज़ से ट्रेड करना है कोई अनहोनी नहीं था। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि 50-60 का दौर था जब इंडियन करेंसी की क्या वैल्यू थी। मिडिल ईस्ट के देश में भी इंडियन करेंसी ही चलता था। 47 के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी उन्होंने यही अपनाया और इस 60 तक ठीक ठाक चल रहा था इंडियन करेंसी इन सारे देशों में।
यूएई थे, यूएई और बाकी जो देश हैं। 60 तक हमारा करेंसी चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कई चीज़ें हुई और वहाँ से चीज़ें बदली। चीज़ें क्या हुई? 1962 में चाइना के साथ हमारी जंग हो गई, 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई, 1966 में बिहार में एक बहुत बड़ा फ्लड आया, सूखा और तबाही। सूखा जब आया तो अब हर फ्रंट पे एक तो जंग, 3 साल के अंदर 2 बड़ी जंग, फिर सूखा, कहीं बाढ़। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो गया और इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा, तो हमारे ऊपर प्रेशर आया। इस दौरान एक और भी चीज़ हुई कि जब हमारी करेंसी चल रही थी इन देशों में, गल्फ के, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब हमारी करेंसी, इंडियन रुपीस चलता था इन देशों में। तो एक ही करेंसी थी, तो अब ये हुआ कि इन जगहों से गोल्ड स्मगल होकर इंडिया आने लगा। तब स्मगलिंग का दौर था, तो गोल्ड बहुत आने लगे स्मगलिंग होकर। अब उस गोल्ड के आने से थोड़ा हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी, क्योंकि हमारे यहाँ का गोल्ड का अलग रेट, उधर अलग, तो अब उस स्मगलिंग को रोकने के लिए जो गोल्ड था, आरबीआई ने कुछ नए रूल बनाए। आरबीआई ने फिर ये कहा कि इस गोल्ड की स्मगलिंग और उसके जो खरीद फरोख्त होता है उससे हमारा नुकसान ना हो। उन्होंने पहली बार अब एक बंटवारा किया। इधर 65, 62 की जंग और सूखा हो ही चुका था। अब गल्फ के इन देशों के लिए, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत के लिए खासतौर पर एक नई तरह की अब करेंसी छापनी शुरू की आरबीआई ने, जो करेंसी पिंक करेंसी हुआ करती थी, और इसको Z1 सीरीज कहा जाता था। इस करेंसी को Z1 सीरीज मतलब इन देशों के लिए, ये जो नाम लिया मैंने आपको, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, ये शुरू किया। अब इन देशों में जहाँ हमारी करेंसी चलती थी, सऊदी अरब शामिल नहीं था, लेकिन सऊदी अरब हर साल हमारे यहाँ से हाजी बहुत जाते हैं हज करने के लिए। तो उस वक्त भी हमारी वैल्यू इतनी थी कि फिर हज पे जो इंडियन जाते थे तो उनके लिए एक और करेंसी शुरू की आरबीआई ने, उसका नाम रखा हज करेंसी। हज करेंसी की वैल्यू ये थी कि जो भी इंडियन हज करने के लिए सऊदी जाता, वो हज करेंसी जो होती आराम से रियाल में तब्दील हो जाता, कोई इशू नहीं। तो पिंक करेंसी इस गल्फ के देशों के लिए और हज करेंसी सऊदी अरब जाने वालों के लिए, ये दोनों सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ये जो 3 चीज़ें हुई 62, 65 और 1966 में, 2 जंग और एक सूखा, हमारी माली हालत ख़राब होती गई। एक्सपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट हम ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा होने लगा, हमारी जीडीपी गिरी, हमारी गरीबी पीक पर थी, और तब रुपए का वैल्यू गिरने लगा। उस वक्त डॉलर, जब ये इससे पहले जो डॉलर का रेट था उस ज़माने में 60 तक 4 रुपये पर डॉलर था, मतलब $1 इंडियन करेंसी में 4 रुपये था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें 66 तक हुई तो फिर रेट बढ़कर 7.5 रुपये पर डॉलर हो गया, यानी 3.5 रुपये गिर गया। अब जब ये गिरा तो इन बाकी देशों को लगा, जो अब तक इंडियन करेंसी चला रहे थे, कि इस तरह से तो हमारी भी इकोनॉमी डूब जाएगी, फिर क्या करें। तब 1966 में इन देशों ने ये तय किया कि वो अपनी करेंसी चलाएंगे, अपनी करेंसी छापेंगे। 47 से 65 तक ये करेंसी हमारी चल रही थी इन देशों में, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। लेकिन जब हमारी करेंसी गिरी, डॉलर के मुकाबले हम 3.5 रुपये गिर गए अचानक, तो फिर उन देशों ने अपनी माली हालत सुधारने के लिए भारतीय करेंसी को यूज़ करने की बजाय अपने अपने दीनार और दिरहम छापने शुरू किए। ये 66 की बात है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 3 चीज़ें ना होती, 62 की जंग, 65 की पाकिस्तान से जंग और सूखा, और इंडियन रुपीस की वैल्यू न गिरती कुछ वक्त तक, तो क्या होता? आज शायद दुनिया में डॉलर की जगह इंडियन करेंसी का बोलबाला होता है। कैसे? जब ये सब कुछ हुआ तब तक ये पता नहीं था कि ये जो देश हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी चल रही है, ये सारे देश, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इनके पास तेल का खजाना है, तब तक मिला ही नहीं था। जैसे ही ये सारी करेंसी बंद हुई, उसके बाद पता चला कि इन देशों में तो तेल के कुएं ही कुएं हैं। और फिर जो तेल का कुआं निकलना शुरू हुआ, इन देशों ने तब तक अपनी अपनी करेंसी निकाल ली, दिरहम और रियाल, दीनार, वो इनकी करेंसी तो सीधे बूम कर गई। अभी अगर हाल आप देखिए, सिर्फ कुवैत का अपना दीनार है, पहले इंडियन रुपीस चलता था। कुवैत के 1 दीनार की कीमत हमारी करेंसी में 280 रुपये, मतलब हमारा 280 रुपये, उनका 1 दीनार। और डॉलर में अगर देखें तो $3.24 पर कुवैती दीनार है। 1 दीनार डॉलर में 3.24।
बहरीन का अगर आप देखें, यहाँ भी दिनार चलता है। एक बहरीन दिनारी की कीमत है हमारे इंडियन करेंसी में 229 रुपये, और डॉलर में $2.65 पर बहरीन का दिनार। ओमानी रियाल, ओमान में रियाल चलता है, एक ओमानी रियाल की कीमत 225 रुपये है, और डॉलर में 2.60, मतलब $2 2.60 एक ओमानी रियाल की कीमत है। उसी तरह से जॉर्डन का जो दिनार है, एक दिनार जॉर्डन के 121 रुपये का वैल्यू है, और डॉलर में 1.41 का वैल्यू है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर इसी सारी चीज़ें करेंसी इंडियन करेंसी होती और उसके बाद ये तेल का ख़जाना मिल जाता, तो फिर इंडियन करेंसी का दबदबा कहाँ होता? शायद डॉलर कहीं टिकता नहीं। लेकिन कुछ बदनसीबी, ऐन वक्त पे रुपए का वैल्यू गिरना, ये जंग, ये सूखा और ये सारी चीज़ें, इन्होंने हमारी करेंसी को एक तरह से उभरने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये मुमकिन है, पास्ट में ये हो चुका है कि इन देशों में इंडियन रुपीस चला, और इसीलिए अब ये तय किया गया कि 2022 में जो कि अब भारत रुपए में ही ट्रेड करेगा। ऊपर से ब्रिक्स के देशों ने कहा कि अब हम ब्रिक्स की अपनी करेंसी लाएंगे। तो अब अगर ब्रिक्स की करेंसी आ गई, दुनिया की 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स के देशों, जो मेंबर देश हैं, उनके तहत आता है। 37% जीडीपी ब्रिक्स के देशों में आता है। तो अगर सारा लेन देन व्यापार और इंडियन करेंसी में होने लगा, तो डॉलर कहाँ जाएगा? और एक बार डॉलर गिर गया तो फिर क्या होगा? तो अमेरिका को हमेशा ये खतरा रहता है कि किसी तरह से डॉलर की ताकत कम ना हो। जिन जिन देशों ने डॉलर की ताकत को कम करने की कोशिश की, मैंने 2 देश का तो एग्जाम्पल आपको सीधे सीधे दिया। लीबिया के कर्नल गद्दाफी, इराक के सद्दाम हुसैन, दोनों का क्या हश्र हुआ और उस देश में तख्ता पलट हो गया। तो जब जब डॉलर पर आ जाएगी, अमेरिका इसी तरह की हरकत करेगा। और अमेरिका की दादागिरी ही ये डॉलर और पेट्रो डॉलर पर है। अगर इसकी ताकत कम हो गई और दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर कोई और करेंसी उभर कर आ गई, उसी दिन अमेरिका की दादागिरी खत्म। और ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। अब आने वाले वक्त में कोशिश यही हो रही है कि डॉलर को ख़त्म करने के लिए, या डॉलर की ये जो घमंड है उसको कम करने के लिए, कुछ पैरेलल इंटरनेशनल करेंसी आए जो टक्कर दे सके। अभी तक डॉलर है या फिर पाउंड्स, जिससे दुनिया में ट्रेड होता है, या फिर एक जर्मन का है, जापानी येन भी है। लेकिन डॉलर 96% ट्रेड का पार्ट रहता है, और जिस देश में डॉलर रिजर्व बैंक जो रखता है, वो देश ट्रेड के लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि उनकी माली हालत का अंदाज़ा ही लगाया जाता है कि कितने डॉलर हैं और कितने गोल्ड हैं। तो इंडिया ने जो गोल्ड का स्टॉक जमा करना शुरू किया, ये अमेरिका को अब खटक रहा है, क्योंकि उससे डर है कि कहीं इस गोल्ड के ज़रिए इंडिया और ब्रिक्स के देश इतने पावरफुल ना हो जाए कि अपनी करेंसी लाए और उस करेंसी के ज़रिए सीधे सीधे डॉलर को टक्कर दे दें या पीछे छोड़ दें। चाइनीज़ करेंसी जो है युवान, वो इस वक्त वो भी बहुत पावरफुल है, और अमेरिका को उससे भी खतरा है, और चाइना ब्रिक्स का मेंबर भी है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है ट्रम्प का यही रवैया रहा, एक बार डॉलर पे चोट पहुंची तो फिर ये सारी दादागिरी, गुंडागर्दी, ये सब खत्म है, और अमेरिका से जो सुपर पावर का एक तमगा है, वो भी लगभग छिन जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी।